and combine together to flow the resistance R3. It means I1 plus I2. I1 plus I2 is flow the resistance R3. हमको क्या शो करना है? हमको ये दिखाना है कि हम किरचॉफ सेकेंड रूल को किस तरीके से क्लोज सर्किट के अंदर, लूप के अंदर यूज करते हैं। तो हम फर्स्ट लूप ले रहे हैं अभी। फर्स्ट लूप मैंने आपको बताया था कि when we move in the direction of current, then product of current and resistance is taken as positive, and when we move opposite direction of current, then product of current and resistance is taken as negative. तो देखिए यहां से हम यहां से चल रहे हैं, यहां से I1 और R1 हम इस करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और हमने लूप ले लिया है ये आपका A, B, C, D, E, F। तो फर्स्ट लूप A, B, C, D, A, B, C, D, A, ये फर्स्ट लूप मैंने ले लिया। चलिए हम करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट हो गया I1 R1। जब यहां से हम आगे मूव करेंगे तो यहां पर आकर के करंट जस्ट अपोजिट हो गया। देखिए यहां से आने के बाद अब जब हम इस डायरेक्शन से मूव करेंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं तो I1 R1 पॉजिटिव, बट यहां पर I2 और R2 का साइन निगेटिव लेंगे। क्यों? क्योंकि ये करंट इस करंट के जस्ट अपोजिट हो गया। मैंने आपको बताया था कि व्हेन वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर हम करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इसका प्रोडक्ट पॉजिटिव हो गया। लेकिन अब यहां से जस्ट हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो ये डायरेक्शन करंट का अपोजिट हो गया, इसलिए I2 एंड R2 का साइन यहां पर निगेटिव लेंगे। तो I1 R1 माइनस I2 R2 इज इक्वल टू, अब यहां से आइए, इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो स्टार्टिंग मैंने यहां से किया था, तो ये हो जाएगा आपका E1 माइनस E2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड लूप DFEC, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, CDFEC भी कर सकते हैं आप, CDF E एंड C, ये क्लोज लूप हो गया। CDFEC क्लोज लूप हो गया। हम जो है पहले करंट के डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं, तो I2 एंड R2 जब यहां से आगे बढ़ रहे हैं तो सेम हम करंट के डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं। इसका मतलब कि I2 R2 का प्रोडक्ट हो गया, और ये I2 और ये I1 दोनों इस जंक्शन पर मीट करने के बाद रेजिस्टेंस R3 में फ्लो कर रहे हैं, इसीलिए R3 में जो करंट फ्लो कर रहा है वो I1 प्लस I2 होगा। तो इसका साइन हो जाएगा I1 प्लस I2 I इंटू R3। फिर अगेन I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3 इज इक्वल टू सम ऑफ द अलजेब्रिक सम ऑफ द टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन दैट लूप। तो क्वेश्चन ये उठता है कि इस लूप में केवल एक ही सेल लगा हुआ है E2, इसलिए यह इज इक्वल टू क्या होगा आपका E2। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। तो आपने क्या देखा कि हमने एक क्लोज सर्किट लिया, इस क्लोज सर्किट को दो लूप में डिवाइड कर दिया गया, और इन दोनों लूप में हमने किरचॉफ सेकंड रूल को अप्लाई करके दो इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर लिया। हेलो, आवाज आ रही है भाई? कीप साइलेंट। With the help of the equation first and second, after mathematical calculation, we find the value of electric current I1 and I2। तो ये था आपका किरचॉफ सेकेंड रूल। किरचॉफ ने यही बताया कि अगर कोई सर्किट कॉम्प्लेक्स हो जाए तो उसमें ओम्स लॉ से इलेक्ट्रिक करंट को फाइंड आउट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। उस केसेस में हमारे रूल को यदि यूज करेंगे तो आप इजीली इलेक्ट्रिक करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपका रहा मेथड। फिर पॉइंट ये उठता है कि जिस तरीके से आपको किरचॉफ से फर्स्ट रूल को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहा गया, तो फिर सेकेंड रूल को क्या कहते हैं? व्हाट इज द सेकेंड नेम ऑफ द किरचॉफ सेकेंड रूल?
व्हाट इज द सेकेंड नेम ऑफ द किरचॉफ सेकेंड रूल? इस पर हमको डिस्कस करना है कि हम किरचॉफ सेकेंड रूल का दूसरा नाम क्या ले सकते हैं। तो आपने स्टडी किया। हाँ, हेलो हेलो, यस सर। हाँ कुछ पूछ रहे हैं क्या आपने? यस सर। हाँ सर उसका सेकेंड रूल का नाम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ऐसा है कि सेकेंड रूल का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वही चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि व्हाई आर यू कॉल्ड द सेकेंड रूल, सेकेंड किरचॉफ्स लॉ इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम उसी पॉइंट पर डिस्कस करने जा रहे हैं। अंडरस्टैंड? तो देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा देयर आर टू टाइप्स ऑफ द फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। आप लोग पहले बैक आप लोग पढ़ चुके होंगे कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स के अंतर्गत आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स के अंतर्गत आता है। तो अगर किसी लूप में, किसी सर्किट में अगर करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब कि चार्ज फ्लो हो रहा है। और आपने स्टडी किया होगा कि कोई भी अगर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मूव करता है तो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। तो उस कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर वर्क होता है। और आपने स्टडी किया होगा कि अगर एक क्लोज लूप में कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन 0 होता है, यानी द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इन क्लोज्ड साइकिल इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कि इस लूप में जो आपका चार्ज मूव कर रहा है, उस चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंतर्गत वर्क हो रहा है, और वो वर्क 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये आपका एक क्लोज लूप हो गया, BADCD एक क्लोज लूप हो गया। इसका मतलब कि क्लोज लूप में कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन 0, वर्क डन 0 का मतलब कि वर्क ही एनर्जी में कंजर्व होता है। तो इसका मतलब कि चेंज इन एनर्जी 0, चेंज इन एनर्जी 0 का मतलब कि एनर्जी कांस्टेंट, और एनर्जी कांस्टेंट शोज दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म इनटू द अनदर फॉर्म। इसका मतलब कि ये हमको शो कर रहा है, ये एक्सप्लेन कर रहा है कि कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा क्लोज लूप के अंतर्गत वर्क डन 0 है। इसका मतलब कि एनर्जी कांस्टेंट है, और एनर्जी कांस्टेंट है तो इसलिए हम किरचॉफ सेकंड रूल को कह सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इन दिस वे you can say that Kirchhoff's second rule is also called the law of conservation of energy। तो ये था आपका किरचॉफ्स फर्स्ट रूल एंड सेकेंड रूल। चलिए एक, हाँ हेलो सर, ये फर्स्ट रूल को भी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। किरचॉफ्स फर्स्ट रूल इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, यस सर। बट सेकेंड रूल इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सेकेंड रूल को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। सर इस पॉइंट को एक बार और समझा दीजिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अंतर्गत हम ये बताए हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। अब जब कोई अगर चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है, या फिजिकल टू Q इंटू E। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड E में अगर मूव कर रहा है तो उस पर इतना इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा। इसका मतलब कि इस क्लोज लूप में जो चार्ज मूव कर रहा है उस पर इतना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा उस पर वर्क हो रहा है, और ये वर्क एक साइक्लिक प्रोसेस के अंतर्गत हो रहा है, ये क्लोज लूप के अंतर्गत हो रहा है, जो आपको बिफोर ये प्रूव करके बताया गया होगा। सेकंड चैप्टर के अंतर्गत आपको टीचर ने बताया होगा कि बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इन क्लोज लूप द वर्क डन विल बी 0। यानी क्लोज लूप के अंतर्गत हमेशा जो है कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन 0 होता है। इसका मतलब कि इसमें जो चार्ज मूव कर रहा है उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा वर्क डन 0 हो गया। वर्क डन 0 होने का मतलब कि वर्क ही एनर्जी में चेंज होता है। वर्क 0 का मतलब कि चेंज इन एनर्जी 0, चेंज इन एनर्जी 0, चेंज इन एनर्जी 0 का मतलब कि एनर्जी कांस्टेंट हो गया। एनर्जी कांस्टेंट ये शो कर रहा है कि यहां पर एनर्जी का जो है लॉस नहीं हो रहा है। जब लॉस नहीं हो रहा है तो हम इस रूल को, किरचॉफ सेकेंड रूल को कह सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अंतर्गत आपने स्टडी किया होगा कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म इनटू द अनदर फॉर्म। तो यहां पर एनर्जी लॉस नहीं हो रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि किरचॉफ सेकेंड रूल जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को शो करता है।
यहां से भी आप देख सकते हैं, अभी आपको मैंने फार्मूला बताया था सिग्मा आई आर इज इक्वल टू सिग्मा ई, मैंने बताया था किरचॉफ सेकंड रूल के अंतर्गत। आप सिग्मा ई का यूनिट वोल्ट लिखेंगे और जानते हैं कि आई आर ओम्स लॉ से V बराबर आई आर होता है, इसका भी यूनिट वोल्ट होता है। और जानते हैं कि वोल्ट को आप जूल पर कूलाम लिखते हैं। इसका मतलब कि इस क्लोज साइकिल के अंतर्गत 1 कूलाम चार्ज को फ्लो कराने पर ये वर्क डन को शो कर रहा है। वर्क डन को शो करने का मतलब कि कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन क्लोज साइकिल के अंतर्गत हो रहा है वो तो कांस्टेंट हो गया, उसमें तो लॉस नहीं हो रहा है। जब लॉस नहीं हो रहा है तो चेंज इन एनर्जी जीरो, एंड चेंज इन एनर्जी जीरो, तो हम कह सकते हैं कि किरचॉफ सेकंड रूल जो है वास्तव में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को शो कर रहा है। ठीक है, चलिए अब जो है किरचॉफ सेकंड रूल पर फ्रीक्वेंटली अगर आंसर पेपर आप देखेंगे, आप किरचॉफ सेकंड रूल पर फ्रीक्वेंटली बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल आपसे पूछता है। तो न्यूमेरिकल पूछता है तो फिर कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो आइए आपको एक न्यूमेरिकल किरचॉफ सेकंड रूल पर हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप इस तरह से और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने बुक से। आप लोग किरचॉफ सेकंड रूल के लिए हम एक क्लोज लूप ले रहे हैं। देखिए क्लोज लूप क्या है। डायग्राम क्लियर दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हेलो, यस सर। अच्छा देखिए ए बी सी डी ई एफ, यह एक आपका क्लोज्ड नेटवर्क है। यह एक नेटवर्क आपको रेजिस्टेंस का दिखा दिया गया, जिसमें हमने वैल्यू ले लिया 10 ओम, 5 ओम, 5 ओम, 10 ओम, 10 ओम, 10 वोल्ट। ये सेल का ईएमएफ 10 वोल्ट है। ये आपको सर्किट डायग्राम दिखा दिया गया और आपसे क्वेश्चन पूछ दिया गया कि फाइंड द करंट इन द आर्म ए बी, बी सी, डी सी, ए डी एंड दिस एंड आर्म ई एफ। आपको फाइंड आउट करना है कि इसके आर्म में, यानी जितने भी आर्म है इसमें, इसके साइड में कितना करंट इस 10 वोल्ट सेल से फ्लो होगा। फिर से आप क्वेश्चन समझिए। आप ये नेटवर्क आपको दे दिया गया, इस नेटवर्क को देख करके आपको बताना क्या है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द आर्म ए बी, बी सी, ए डी, डी सी एंड ई एफ। ये आपको बताना है। तो हम यहां पर ओम्स लॉ से यूज नहीं कर पाएंगे, हम ओम्स लॉ से इस सवाल को नहीं सिंप्लीफाई कर पाएंगे। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें किरचॉफ सेकंड रूल को यूज करना होगा। तो हम इस पूरे नेटवर्क को हम यहां पर डिवाइड कर रहे हैं। एक नेटवर्क, एक इसको सपोज कर रहे हैं ए बी डी और ए, एक क्लोज लूप हो जाएगा। क्लोज लूप ए बी डी ए, हम इसको एक क्लोज लूप ले रहे हैं, ए बी डी और ए। लेकिन एक चीज आपको थिंकिंग करना है कि जब यहां से सेल से करंट फ्लो होगा तो ये जंक्शन है, इस जंक्शन पर जब सेल से करंट मूव करेगा तो वहां पर ये डिवाइड होगा, क्योंकि यहां से करंट को मूव करने के दो आपका डिफरेंट पार्ट दिखाई दे रहा है, दो डिफरेंट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो सपोज कर लेते हैं कि 10 ओम का जो करंट आ रहा है उसमें से सपोज कर लेते हैं कि आई करंट सेल से चल रहा है। सपोज कर लीजिए कि 10 वोल्ट सेल से आई करंट फ्लो हो रहा है। जब वो आई करंट ए पर जब मूव करता है तो ए से मूव पर करने के बाद ये आई करंट डिवाइड हो जाता है। तो आई में से सपोज कर लेते हैं कि I1 करंट इस आर्म में मूव कर रहा है, एडी आर्म में।
इसी आई में से कुछ पार्ट करंट का निकल करके आर्म एडी में मूव कर रहा, तो रिमेनिंग कितना करंट बचेगा? आई में से I1 को माइनस करेंगे तो रिमेनिंग करंट इस साइड में मूव करेगा, I माइनस I1। अब आइए, ये करंट जब यहां मूव करके पहुंचेगा यहां पर, तो फिर यहां पर करंट का डिवाइड होगा, क्योंकि इस रेजिस्टेंस का वैल्यू हम 5 ओम ले लेते हैं। चलिए, तो जब ये करंट यहां मूव करके पहुंचेगा तो यहां पर फिर इस करंट का डिवाइडेशन होगा, क्योंकि करंट को मूव करने के लिए इधर भी डायरेक्शन है और इधर भी डायरेक्शन है, इधर भी रेजिस्टेंस है, इस साइड में भी रेजिस्टेंस है, तो ये करंट यहां पर डिवाइड होगा। तो हम सपोज कर लेते हैं कि इसमें से I2 करंट जो है इस रेजिस्टेंस में मूव कर रहा है, तो I माइनस I1 में से जब I2 करंट 5 ओम रेजिस्टेंस में मूव कर रहा है तो रिमेनिंग कितना करंट बचा? तो I माइनस I1 माइनस I2, I माइनस I1 और माइनस I2, ये करंट आपका 5 ओम रेजिस्टेंस में मूव करेगा। अब ये करंट जो I1 आ रहा है यहां पर और ये करंट I2 आ रहा है, दोनों कंबाइन होकर के इस रेजिस्टेंस में मूव करेंगे। ये होगा I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। ये I1 और I2 कंबाइन होकर के जंक्शन D पर I1 प्लस I2 फॉर्म करेंगे और ये आपका आर्म DC में मूव करेंगे। तो इस तरीके से मैंने ये दिखाया कि किस तरीके से आपका करंट जो है डिवाइड हो रहा है। अब हमने पूरे करंट को डिवाइड कर दिया। फिर से एक बार आप इसको लिसन करें। 10 वोल्ट से मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि 10 वोल्ट से करंट I मूव कर रहा है इस सर्किट में। जब ये करंट A पर मूव कर रहा है तो ये पर करंट का डिवाइड हो रहा है, तो करंट I में से सपोज कर लेते हैं कि I1 करंट आपका AD आर्म में मूव कर रहा है, तो रिमेनिंग करंट कितना बचा? I माइनस I1 जो आर्म AB में मूव करेगा। अब जो AB में I माइनस I1 करंट जा रहा है वो B पर डिवाइड हो जाएगा, तो इसमें से I2 करंट को हमने 5 ओम रेजिस्टेंस में मूव करा दिया, तो रिमेनिंग करंट कितना बचा? तो I माइनस I1 माइनस I2 जो इस रेजिस्टेंस में मूव करेगा। इधर से I1 करंट मूव कर रहा है, इधर से I2 करंट मूव कर रहा है, दोनों जंक्शन D पर कंबाइन हो करके आपका रेजिस्टेंस 10 ओम में I1 प्लस I2 करंट मूव करेंगे। अब देखिए I1 प्लस I2 और इधर से आ रहा है आपका करंट I माइनस I1 माइनस I2, ये करंट आ रहा है इधर से, ये करंट जा रहा है I1 प्लस I2। ये जब दोनों आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो फिर ये कैंसिल होकर के हमारा करंट I फॉर्म हो जाता है। इसका मतलब कि जंक्शन C पर ये सभी करंट मिल करके फिर I फॉर्म कर जाते हैं और फिर ये I करंट जो है सेल के निगेटिव टर्मिनल पर रिटर्न हो जाता है। तो इन दिस वे आवर सर्किट इज कंप्लीटेड, हमारा पूरा सर्किट जो है कंप्लीट हो गया। हाँ, हेलो हेलो सर, आपकी आवाज केवल मेरे को रुक के आ रही है कि सभी के साथ प्रॉब्लम है सर, ये जानना चाहूंगा सर। थोड़ा सा क्लियर फिर से बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? हेलो। हाँ सर, आपकी आवाज रुक के आ रही है सर। क्या कर रहे हैं? आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हम हेलो हेलो। हाँ सर, आपकी आवाज रुक के आ रही है। रुक क्या रही है? नहीं सर, क्लियर आ रही है। क्लियर है सर। क्लियर है। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। देखिए, हमने इस करंट को डिवाइड कर दिया कि किस तरह से मैंने करंट को डिवाइड किया, ये आपको मैंने 1 बाय 1 बताया हमने आपको। जब यहां से करंट सेल से I चल रहा है तो पूरे करंट I का डिवाइडेशन मैंने कर दिया और ये सभी करंट फिर जंक्शन C पर कंबाइन होकर के फिर करंट I बन जा रहा है। तो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट I जा रहा है और सेल के नेगेटिव टर्मिनल पर करंट I वापस आ रहा है, यानी हमारा पूरा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। अब इस सर्किट कंप्लीट हो गया तो इसमें हम किरचॉफ्स रूल यूज करेंगे। तो आइए, पहला हम यूज करते हैं A, B, D और A, ये हम क्लोज लूप ले रहे हैं। तो देखिए, आपको बताए थे हमने कि जब हम करंट के डायरेक्शंस में मूव करते हैं तो करंट एंड रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट पॉजिटिव और जब अपोजिट डायरेक्शंस होता है तो निगेटिव। तो देखिए, ये I माइनस I1 करंट ये 10 ओम रेजिस्टेंस में जा रहा है, तो ये हो जाएगा I माइनस I1 और रेजिस्टेंस हो गया आपका 10, ये हो गया। फिर इसमें से हम नीचे आ रहे हैं जो करंट के डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं। देखिए, करंट का डायरेक्शन यहां शो किया गया है,
जब हम ए बी डी ए में चल रहे हैं तो देखिए ये करंट का डायरेक्शन सेम है, तो यहां पर साइन प्लस लेंगे और ये होगा 5I2। लेकिन जब यहां से हम इधर मूव करने की कोशिश करेंगे तो करंट जस्ट क्या हो गया, अपोजिट, इसीलिए इसका साइन हम लेंगे माइनस और ये होगा 5I1, ये साइन कन्वेंशन। और याद रखिए इस पूरे नेटवर्क के अंदर कहीं भी सेल नहीं लगा है, इसीलिए इज इक्वल टू 0 होगा, इज इक्वल टू 0। अब देखिए 5 डिवाइड बोथ साइड बाई 5 से आप बोथ साइड डिवाइड कर देंगे तो 5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में I माइनस I1, ये I2 और ये माइनस I1 इज इक्वल टू 0 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 0, यानी हमने 5 से बोथ साइड डिवाइड कर दिया। इक्वेशन को स्टार्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करिए, 2I माइनस 2I1 प्लस I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 0। अब इसे सेट करना है 2I1 और माइनस I1 मीन्स माइनस 3I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो आपने क्या देखा कि हमने इक्वेशन फर्स्ट फाइंड आउट कर लिया। अब सेकेंड इक्वेशन हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। सेकेंड इक्वेशन क्लोज्ड लूप BCDB, BCDB क्लियर दिखाई दे रहा है ना? हेलो, हाँ सर। अच्छा देखिए क्लोज लूप BC, एवरीथिंग इज क्लियर। क्लियर नहीं है? एवरीथिंग इज क्लियर सर। अच्छा सब सही है। BCDB क्लोज लूप में हम चल रहे हैं। तो देखिए यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं मूव करना, तो 5 में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये करंट हो गया, करंट एंड रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट, तो 5 ब्रैकेट में I माइनस I1 माइनस I2। फिर यहां से जब इधर मूव करेंगे तो देखिए करंट का डायरेक्शन इसके जस्ट अपोजिट हो गया, इसलिए यहां साइन माइनस लेंगे आप, तो ये हो जाएगा माइनस 10 ब्रैकेट में I1 प्लस I2। फिर जब इस लूप में इधर मूव करने की करेंगे आप तो ये करंट जो है इस करंट के जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो इसलिए इसका भी साइन माइनस होगा, तो ये होगा -5 और I2 I इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें कोई भी सेल आपका नहीं लगा है। डिवाइड बोथ साइड बाई 5 से बोथ साइड डिवाइड करिए, I माइनस I1 माइनस I2 माइनस 2I1 प्लस I2 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। 5 से बोथ साइड डिवाइड कर दिया हमने, I माइनस I1 माइनस I2 माइनस 2I1 माइनस प्लस माइनस 2I2 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। I माइनस minus 2I1 and I1 means minus 3I1 minus I2 minus 2I2 minus I2 means 4I2 is equal to 0. This is the second equation. तो आपने देखा कि हमने सेकेंड इक्वेशन, 2 इक्वेशन फॉर्म कर लिया। अब हम थर्ड इक्वेशन फॉर्म करने जा रहे हैं। देखिए थर्ड इक्वेशन हम ले रहे हैं ABCEFA, ये क्लोज लूप हम ले रहे हैं। क्लोज्ड लूप सॉरी गलत हो गया, ABCEFA अगेन ABCEFA, ये हम क्लोज लूप ले रहे हैं। तो देखिए I माइनस I1 10 में मल्टीप्लाई होगा, 10 ब्रैकेट में I माइनस I1, जब यहां से इधर बढ़ेंगे करंट का डायरेक्शन सेम है, प्लस 5 ब्रैकेट में I माइनस I1 माइनस I2,
ये हो गया। अभी हम करंट के सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो जब यहां से आगे बढ़ेंगे तो 10 ओम में करंट आई मूव कर रहा है, ये डायरेक्शन सेम है इसलिए साइन प्लस होगा, तो प्लस 10 आई इज इक्वल टू, और जब इस लूप में आप चलेंगे तो इस लूप में आपका ये सेल लगा हुआ है, तो किरचॉफ सेकंड रूल के अंतर्गत ये वैल्यू जो होगा वो 10 के इक्वल्स होगा। ये हो गया। डिवाइडेड बोथ साइड बाई 5, 5 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो 2 ब्रैकेट में i माइनस i1 प्लस i माइनस i1 माइनस i2 प्लस 2i इज इक्वल टू 5 टू जा 10, 2 हो गया। 2i माइनस 2i1 प्लस i माइनस i1 माइनस i2 प्लस 2i इज इक्वल टू 2। अब देखिए, पहले फर्स्ट हम 2i को नोट कर रहे हैं, ये 2i, क्योंकि सभी इक्वेशन i के फॉर्म में बने हैं, फर्स्ट i लिखा गया इसलिए हमने 2i को फर्स्ट लिख रहे हैं। 2i, तो ये 2i या प्लस 2i मिल करके ये हो जाएगा वैल्यू 4i, 4i माइनस 2i, 4i है, हेलो, 5i हो जाएगा, 5i हो हाँ सारे 2i प्लस i प्लस 2i, तो 2 1 3 या 2 मिलकर 5i होगा। ये 5i माइनस 2i1 और माइनस i1 मीन्स माइनस 3i1, ओके, माइनस i2 इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 3। तो आपने क्या देखा कि हमने किरचॉफ सेकेंड रूल की सहायता से पूरे नेटवर्क के अंदर मैंने जब यूज कर दिया तो हमने 3 इक्वेशन फाइंड आउट किया। एक क्वेश्चन आप ये पुट अप कर सकते हैं कि हमने 3 इक्वेशन क्यों फॉर्म किया, क्योंकि आपने पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपने लीनियर इक्वेशन के अंतर्गत पढ़ा होगा 2 वेरिएबल्स। अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, तो इसमें x एंड y 2 वेरिएबल्स है, तो 2 वेरिएबल्स है तो 2 इक्वेशंस होगा। अगर 3 वेरिएबल्स अगर इक्वेशन है तो उस समय 3 इक्वेशंस होना चाहिए आपको उन वेरिएबल को फाइंड आउट करने के लिए। तो इस पूरे क्वेश्चन के अंतर्गत आपके पास वेरिएबल क्वांटिटी क्या है, i है, i1 है और i2 है। इसका मतलब कि i1 और i2 को फॉर्म करने के लिए आपके पास एटलीस्ट 3 इक्वेशंस होना चाहिए, इसलिए हमने 3 इक्वेशन फॉर्म किया। अब इस तीनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हम i1 i2 और i का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जब i1 i2 वैल्यू निकल जाएगा तो अपने आप डायग्राम से आप समझ जाएंगे, तो इसमें करंट i1 फ्लो कर रहा है, इसमें कितना जा रहा है, तो i में से i1 माइनस कर देंगे तो 10 ओम में करंट निकल जाएगा, सो ऑन, ये डायग्राम से निकल जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे आप, तो देखिए सिंप्लीफाई हम कर रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड दोनों को ऑब्जर्व करिए आप लोग, -3i1 -3i1 दोनों का साइन सेम है, तो हम इक्वेशन फर्स्ट में सेकेंड को माइनस कर दे रहे हैं, यानी सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, यानी फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो 2i माइनस 3i1 प्लस i2 इज इक्वल टू 0 एंड i माइनस 3i1 माइनस 4i2 इज इक्वल टू 0। ड्यूरिंग द सब्ट्रैक्शन साइन इज चेंज, प्लस का माइनस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, ये कैंसिल होगा। 2i में से i को माइनस करने पर i होगा एंड 4i2 एंड i2 मिल करके ये 5i2 इज इक्वल टू 0। सर, हाँ हेलो सर इक्वेशन 2 में ये 4i2 कैसे होगा सर? -i2 -2i2 एंड -i2। अच्छा, वो देख नहीं रहा था, ठीक है सर, ठीक। हाँ ठीक है, यस सर, सर। हाँ ठीक है। चलिए इसको इक्वेशन नंबर हमने इसको 4 नाम दे दिया। एक चीज आप ध्यान रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में जब हमने i1 को कैंसिल किया है, तो जब आप इक्वेशन फर्स्ट या थर्ड लेकर चलेंगे या सेकेंड और थर्ड लेकर चलेंगे तो उसमें भी i1 ही कैंसिल होना चाहिए, ये रूल है मैथमेटिक्स का। तो आइए हम किसी इक्वेशन को ले रहे हैं, फर्स्ट और थर्ड ले रहे हैं, यहाँ भी -3i1 यहाँ भी -3i1, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम थर्ड में से फर्स्ट को माइनस कर दे रहे हैं यहाँ पर, यानी थर्ड माइनस फर्स्ट।